नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी के ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक से पाठ 18, जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले जो हैं हॉकी के एक प्लेयर रह चुके हैं। आपको भी सबको पता है कि एक फेमस, बहुत प्रसिद्ध प्लेयर रह चुके हैं वो, ठीक है। तो इस पाठ में उनका साक्षात्कार दिखाया हुआ है। साक्षात्कार क्या होता है? उनका इंटरव्यू लिया हुआ है। तो वो इंटरव्यू में जो लिखी हुई बातें हैं, वो सारी बातें जो हैं इस पाठ में दर्शाई गई हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ एक साक्षात्कार है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब हम बातचीत करते हैं, दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं, तो वो जो होती है वही साक्षात्कार कहलाता है। यानी आप इंग्लिश में जिसे इंटरव्यू बोलते हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार विनीता पांडे जी ने सन 2003 में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई का लिया था। जब वो कितने वर्ष के थे? 35 वर्ष के थे जब ये साक्षात्कार लिया गया था। आज धनराज जी 49 वर्ष के हैं तथा हॉकी से संन्यास ले चुके हैं। मतलब अब वो हॉकी प्लेयर नहीं है, अब हॉकी नहीं खेलते हैं, उन्होंने अब हॉकी खेलना छोड़ दिया है। इस समय वे भारतीय हॉकी टीम के प्रबंधक भी हैं। मतलब अब वो हॉकी की जो खेल है उसकी प्रबंध समिति के प्रबंधक बने हुए हैं। उन्हें सन 1995 में अर्जुन पुरस्कार, 1999-2000 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व सन 2000 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया जा चुका है। मतलब ये सारे अवार्ड जो हैं वो उनको मिल चुके हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार में धनराज जी ने अपने बचपन के कष्ट भरे दिनों को लेकर और सफलता मिलने पर अपने बदले हुए दिनों तक, मतलब इस पूरे पाठ में उन्होंने अपने इंटरव्यू में, अपने साक्षात्कार में उन्होंने क्या बताया है कि उनके बचपन से लेकर जब उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ था और जब वो हॉकी के खिलाड़ी बन गए और तब उनके दिनों में क्या परिवर्तन आया, ये सारी बातें उन्होंने इस साक्षात्कार में बताई है। उन्होंने अपने तुनुक मिजाज स्वभाव के लिए भी पूछे गए प्रश्नों का बहुत सुंदर, तुनुक मिजाज मतलब एकदम से किसी भी बात पर हैरान हो जाना, क्रोध प्रकट करने लग जाना, ठीक है। देखो, पहले प्रश्न के उत्तर में धनराज जी ने अपने बचपन की मुश्किलों को बताया है। कैसा था उनका बचपन? उनका बचपन जो था वो बहुत गरीबी में बीता था, ठीक है। मतलब उनके पास खेलने के लिए हॉकी की स्टिक भी नहीं हुआ करती थी। एक ही स्टिक थी जिनसे उनके बड़े भाई खेलते थे और फिर लास्ट में उनको मिलती थी वो खेलने के लिए। किसी की उधार मांग के भी वो हॉकी स्टिक लेकर उससे खेल खेलते थे। देखिए, हॉकी खेलते थे अपने भाइयों के साथ। हॉकी स्टिक खरीदने के नए कारण वो अपने साथियों की, अपने मित्रों की जो स्टिक होती थी उनसे उधार मांगकर हॉकी खेलते थे। सबसे पहली हॉकी स्टिक उनको कब मिली थी? जब उनके भाई, राष्ट्रीय कैंप के लिए उनके भाई का चयन हो गया था, तो उनके भाई तो वहां चले गए थे हॉकी खेलने, तो उनके भाई की जो पुरानी हॉकी थी वो उनकी अपनी सबसे पहली हॉकी स्टिक थी, जिसे वो अपना कह सकते थे। वो भी अपने भाई की पुरानी हॉकी स्टिक उन्हें मिली थी। राष्ट्रीय हॉकी उन्हें मणिपुर में सबसे पहले खेली और उनके जुझारू स्वभाव के चलते उनसे भिड़ने की कोई कोशिश नहीं करता था। मतलब कोई उनसे उलझता नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव भी बहुत तेज था। 1986 में उनका चयन सीनियर टीम में हुआ। वे पुणे से मुंबई आ गए। ओलंपिक 1988 की टीम में न चुने जाने पर उन्हें दुख हुआ। देखिए, सीनियर टीम में उनका चुनाव हो गया तो उन्हें लग रहा था कि उनका चुनाव ओलंपिक में भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ उनका चुनाव, तो उन्हें बहुत दुख भी हुआ। पर एक साल के बाद ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए उनका चुनाव कर लिया गया और तभी से लेकर उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू हो गया। दूसरे प्रश्न के जवाब में धनराज जी क्या कहते हैं कि वे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर वो हॉकी के खिलाड़ी नहीं बनते, हॉकी प्लेयर अच्छे नहीं बनते, इंटरनेशनल टीम में नहीं खेलते, तो शायद वो आज कहीं चपरासी की नौकरी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और वो पढ़ाई में अच्छे भी नहीं थे। अगला प्रश्न है उनके तुनुक मिजाज होने के विषय में है, जिसके उत्तर में वो कहते हैं कि एक तो वो स्पष्ट वक्ता स्वभाव के हैं कि जो उनके मन में होता वो बोल देते हैं। संघर्ष भरा उनका बचपन है कि कैसे कठिनाइयों में उनका बचपन बीता है।
उनकी माँ का उनके परिवार की उन्नति के लिए किया गया संघर्ष, मतलब उनकी माँ ने बहुत कष्ट झेले अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है उनका स्वभाव ऐसा तुनुक मिजाज हो गया है कि किसी भी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता था और वे अपने गुस्से को रोक नहीं पाते थे, वे बहुत भावुक थे। अपनी गलतियों के लिए बिना किसी शर्म से कि वो किसी से भी माफ़ी मांग लेते थे, मतलब उन्हें ये भी नहीं लगता था कि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो वो किसी को सॉरी बोले, नहीं, उनके मन में ऐसे कोई भाव नहीं थे। अगर उनसे गलती हुई है तो वो किसी से भी माफ़ी मांगने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करते थे, मतलब उनका जो स्वभाव था वो बनावटी नहीं था। अगले प्रश्न के उत्तर में वो क्या कहते हैं कि उनका परिवार उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनकी माँ, उनकी भाभी जो उनकी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं कि कैसे उनकी माँ ने उनका और उनके भाइयों का पालन पोषण किया है, तो वो हमेशा उनकी माँ जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही है, क्योंकि उन्होंने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं और उनकी माँ ने उनको ये भी सिखाया है कि जो तुम्हें प्रसिद्धि मिली है तुम्हें उस पर घमंड नहीं करना है, उस प्रसिद्धि को तुम्हें बहुत अच्छे से संभालना है, ठीक है। वे अपनी माँ के बहुत करीब हैं, देश में रहे या विदेश में, हर दिन रात को सोने से पहले वो अपनी माँ से जरूर बात करते हैं। एस्ट्रोटर्फ कृत्रिम घास बोलते हैं। देखिए घास जो होती है, आजकल टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने घास को भी बनावटी बना दिया है, ठीक है। तो पहली बार हॉकी खेलने, कृत्रिम घास पर पहली बार हॉकी खेलने से जो उनका क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो वो क्या कहते हैं कि 1988 में जब वे राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने आए तब उन्होंने पहली बार ऐसी कृत्रिम घास, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोटर्फ, और उनके तत्कालीन कोच उस समय जिन्होंने उनको इस कृत्रिम घास पर खेलना सिखाया वो थे जोकिम कारवालो तथा साथी खिलाड़ी एमएन सोमैया। उन्हें इस घास पर खेलने के लिए वो उनको गुर सिखाने लगे, उनको तरीके बताने लगे कि, लेकिन इतने बार बार उस घास को छूकर वो देख रहे थे कि कैसे जो है इतनी आगे तकनीकी विद्या पहुंच गई है कि कैसे घास को भी उन्होंने कृत्रिम बना दिया है, बनावटी बना दिया है। अगला सवाल जो है उनकी कार से संबंधित है। जब उन्होंने पहली कार ली तो उनकी कार के संबंध में था कि उनके पास पहली कार कब आई, तो इसके जवाब में वो बताते हैं कि उनको मिली पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा कार थी। जो सबसे पहले उनके जीवन की कार थी वो कौन सी थी? सेकंड हैंड थी। सेकंड हैंड मतलब नई नहीं थी, किसी ने उसको पहले यूज़ किया हुआ था तो फिर उन्होंने ली थी और उसका नाम था अरमाडा। हालांकि तब तक जो है जब उन्होंने वो कार खरीदी थी तब तक वो एक नामी खिलाड़ी बन चुके थे, लेकिन फिर भी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उन्हें बस इतना ज़्यादा धन नहीं था कि वो नई कार ले सके, ठीक है। तो उस दौर में वे मुंबई की लोकल ट्रेन में भी सफ़र करते थे। नाम होने के बावजूद भी वो मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे क्योंकि टैक्सी का किराया देना उनकी हैसियत से बाहर था। एक बार उनकी तस्वीर छपी हुई थी अखबार में जिसके नीचे लिखा गया कि इतने मशहूर हॉकी खिलाड़ी होने के बाद भी वे लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो इस बात से लोकल ट्रेन में सफ़र करने को लेकर वो सजग हो गए, मतलब अब वो सोचने लगे इस बात को कि अब वो लोकल ट्रेनों में सफ़र नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो है उनकी प्रसिद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी आय के कुछ हिस्से को जमा करके उन्होंने अपनी बहन की शादी की और अपने लिए उन्होंने घर खरीदा। 2000 में उन्होंने अपने लिए नई कार भी खरीदी जो उनके अपने मेहनत के पैसों से थी। अगले सवाल के जवाब में कहते हैं कि उनकी सफलता तभी महत्वपूर्ण है जब इसकी मदद से वे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा कर सके। सबसे पहले अपनी सफलता द्वारा उन्होंने अपनी पारिवारिक तंगी को दूर किया, परिवारजनों को एक बेहतर जिंदगी दी। उन्होंने विदेशों में खेलकर जो उन्होंने कमाई अर्जित की, कमाई इकट्ठी की, उससे उन्होंने एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, और इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को सुधारा। अंतिम प्रश्न के उत्तर में जिसने उन्होंने यह पूछा गया कि जब वो मशहूर लोगों यानी सेलिब्रिटीज के साथ बैठते हैं एक ही मंच पर तो उनका अनुभव कैसा था, तो उन्होंने कहा कि वह एक अभूतपूर्व अनुभव था
और जब वे राष्ट्रपति से मिले, सेलिब्रिटीज के साथ वो बैठे राष्ट्रपति से मिले, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि कितने वो खास बन चुके हैं लोगों के लिए, और अपनी इस प्रसिद्धि का सारा श्रेय सिर्फ वो हॉकी को देते हुए कहते हैं कि उनकी इस प्रतिष्ठा का वास्तविक कारण जो है वो हॉकी। अगर वो हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करते। चलिए अब है इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखिए। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लै की कैसी छवि उभरती है? ठीक है, मतलब आपको कैसा लगता है कि वो कैसे होंगे? देखो, सबसे पहले साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्लै की छवि जो उभरती है कि वो क्या है, वो सीधे साधे, भावुक, स्पष्ट वक्ता, परिवार से जुड़े हुए, बचपन का उनका कठिन संघर्षों से बीता, आर्थिक संकटों से उनको गुजरना पड़ा, इस तरह के थे। और प्रसिद्धि प्राप्त करने पर भी उनमें जरा सा भी घमंड नहीं आया। लोकल ट्रेनों में भी सफ़र करते थे। लोगों को लगता था कि उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई है, मतलब छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा करने लगते हैं। दूसरा है, धनराज पिल्लै ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की जो यात्रा तय की है उसको आपको बताना है। देखो, सबसे पहले धनराज पिल्लै जमीन से उठे, यानी उनका जो बचपन था वो कठिनाइयों से और संघर्षों से भरा हुआ था, तो उन्होंने शुरुआत वहां से की है। फिर साधारण परिवार था उनका, तो उनको हॉकी में आना उनका इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी हॉकी खेलते थे, ठीक है, कि उनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए उनका चयन हुआ। और उन्हें हॉकी खेलने के लिए अपने मित्र से पहले तो हॉकी उधार मांगनी पड़ती थी, कि जब उनके मित्र हॉकी से खेल लेते थे तब उन्हें हॉकी मिलती थी। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, ये बात धनराज पिल्लै ने साबित की कि उनके मन में जो इच्छा उनकी उत्पन्न हुई थी हॉकी प्लेयर बनने की, उनको उन्होंने पूरा कर दिखाया। पूरी लगन से वो अभ्यास करते थे और एक सफल खिलाड़ी बन गए। ऑलविन एशिया कैंप में चुने जाने के बाद धनराज पिल्लै ने मुड़कर कभी नहीं देखा, अर्थात इसके बाद वो सफलता की लगातार सीढ़ियां चढ़ते रहे। अगला प्रश्न है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। अर्थात उनकी माँ ने क्या सिखाया उन्हें, कि जो हमें प्रसिद्धि प्राप्त होती है उसको उस पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ही सहज स्वभाव से हमें उसको लेकर चलना चाहिए। तो धनराज पिल्लै की इस बात का अर्थ है कि उनकी माँ ने हमेशा जो है उनकी प्रसिद्धि, मतलब उन्हें कहा है कि प्रसिद्ध होने के बाद भी घमंड की भावना मन में नहीं आनी देनी चाहिए, क्योंकि इंसान चाहे जितना ऊंचा उठ जाए परंतु उसमें कभी भी घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए। और अब है आखिरी प्रश्न, किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? देखो, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो क्या विशेषताएं? हॉकी का खेल भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल भारत के प्रत्येक प्रदेश में खेला जाता है। इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर काफी प्रसिद्धि दिलवाई है, मतलब लोगों में, विदेशों में भी ये बात प्रसिद्ध है कि भारत में सबसे ज्यादा लोग हॉकी खेलते हैं। हॉकी के खेल में भारत देश ने सन 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ही हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो यहाँ पर जो है इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर भी खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये पाठ और इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।